गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद ही आपको एक और नई वीडियो दी गई थी फर्स्ट लेसन की, वो एनिमेटेड रूप से दी गई थी। एनिमेशन का यूज कर मतलब कार्टून कैरेक्टर का यूज कर आपको फर्स्ट लेसन के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को फिर से समझाया गया था। आई होप, मुझे लगता है कि आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख ले, वो फर्स्ट लेसन का सारांश है। आज हम करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी बुक्स या क्लास 10th की साइंस बुक का सेकंड लेसन, जिसका नाम है अमल शारक एम लवण। ये भी हमारे 5 नंबर का लेसन है, ध्यान रखना। ये भी कितने नंबर का है विद्यार्थियों? 5। 5 नंबर के लेसन है। पहले हम केमिस्ट्री भाग को कंप्लीट करेंगे, उसका ये सेकंड लेसन है या बुक का सेकंड लेसन है, अमल शारक व लवण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमल की। शुरुआत हम करने जा रहे हैं बेसिक नॉलेज से। अमल, अमल इंग्लिश में एसिड। अमल क्या है? ये अमल लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के एसिड्स, एसिडस, एसिडस शब्द से, एसिडस शब्द से बना है। मतलब एसिड शब्द है या अमल है, वो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से मिलकर बना है, से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात अमल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। दिमाग में बिठा दीजिए, मैं साधारण बता रहा हूं, मॉडिफाइड लैंग्वेज नहीं बता रहा। साधारण मतलब जो बिल्कुल बेसिक हमने 8वीं से पहले पढ़ी थी या 9वीं में पढ़ी थी, उससे पहले जो अमल सार पढ़ते हैं उसके ही बेसिक तरीका बता रहा हूं। ये वार्षिक में लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है कि अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि अमल लैटिन भाषा के एसिड शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात अमल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अमल स्वाद में क्या होते हैं विद्यार्थियों? खट्टे होते हैं। तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसको नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल। तो ये बेसिक ही थी कि अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, जो अमल कहलाते हैं। बेसिक नॉलेज बता रहा हूं। क्षार किसे कहते हैं? इंग्लिश में बेस बोलते हैं। बहुत आसान है। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये छूने पे, मतलब स्पर्श करने पर साबुन के समान चीकने होते हैं। जैसे साबुन होता है ना, चीकना, साबुन चीकना होता है, मतलब फिसलती है, वैसे ये हाथ से फिसलते हैं। मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, शुरुआत 0 लेवल से करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अमल लैटिन भाषा के एसिड शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। क्षार कड़वे व तीखे होते हैं। स्पर्श करने पे साबुन के समान चीकने होते हैं। तथा ये लाल लिटमस पत्थर को, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। अब ये जो लिटमस पत्थर है, इसको एक बार मैं साइड में रखता हूं, अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझाएंगे लिटमस क्या है। ठीक है? लिटमस क्या है तो साथ साथ लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं बारी बारी, फिर आपको पता है टाइम वेस्ट होता है। थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओगे। अमल, ये लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है। यह लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ खट्टा होता है।
अर्थात अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये बेसिक है, बेसिक ही लिखवा रहा हूं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है भाई। अब मैं आपको एकदम अचानक ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं बता सकता, पहले बेसिक से चलेंगे। क्षार बेस, ये स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। ये स्पर्श करने पर अर्थात छूने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिड ये लैटिन भाषा के एसिड शब्द से बना है जिसका अर्थ खट्टा होता है, अर्थात अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नील लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। क्षार ये स्वाद में कड़वे तीखे होते हैं। ये स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। और नीले और लाल लिटमस पत्थर को और लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये बेसिक की चीज चल रही है, मैं आज सासा लिखवा रहा हूं। पिछले लेसन को मैंने सासा नहीं लिखवाया था, मैं इसको सासा लिखवा देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। नोट्स किसी से शेयर नहीं करने, किसी के लेने नहीं है, अपने अपने बनाओ बढ़िया तरह से, क्योंकि खुद का बनाया हुआ जल्दी याद रहता है। जितना लिख लिख के याद करोगे उतना ही आपके 10वीं के मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में हमने पढ़ दिया। क्षारक शब्द अलग होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं। क्षार और क्षारक ये दो अलग अलग चीजें। क्षार और क्षारक क्या है? अलग अलग। क्षार जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील, इसको भस्म भी बोलते हैं। भस्म मतलब राख। क्षार जल में घुलनशील होते हैं, जबकि क्षारक जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील होता है। याद रखना, क्षार जल में घुलते हैं जबकि क्षारक जल में अघुलनशील मतलब आंशिक घुलते हैं, कभी पूर्णतः घुलते भी नहीं। जल में घुलनशील होते हैं, क्षारक जल में अघुलनशील होते हैं। मैं उदाहरण लिख देता हूं। क्षार जैसे मैं ले लेता हूं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्षारक जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वो है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्षार का एक उदाहरण मैंने ये ले लिया, एग्जाम्पल है इसका, और क्षारक का एग्जाम्पल ये। कैल्शियम चूना पत्थर ही होता है जो जल में बहुत कम घुलता है या आंशिक घुलता है, इसलिए इसको क्षारक नाम दे दिया और इसको क्षार। हमारे 10th क्लास में दोनों एक ही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। क्षारक जल में अघुलनशील होती है, घुलनशील तो हमें पता है कि क्षारक तो अघुलनशील है जल में, मतलब घुलती नहीं है, जबकि क्षार जल में पूर्णतः घुल जाती है। दिमाग में बिठा लेना, ये मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है विद्यार्थी, ये तो बेसिक चीज थी कि क्षार जो है वो जल में घुलनशील होती है, अर्थात ये जल में घुल जाते हैं। जैसे मैं नमक ले लूं, नमक जल में घुल जाता है, जबकि हमने कल ही पिछले लेसन में पढ़ा था बेरियम सल्फेट BaSO4 जल में अघुलनशील होता है, अर्थात अवक्षेप होता है, वो भी श्वेत रंग का होता है। वो क्षारक अगर हम उसको मान लें तो वो कौन सी होगी? मतलब वो क्या होगी? क्षारक होगी। क्या होगी? क्षारक होगी, और कुछ नहीं है। होते नहीं है, मैं बता रहा हूं, वो दोनों लवण है, वो दोनों क्षार या क्षारक नहीं होते। मैं एक बेसिक तरीके से समझा रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ये नॉलेज थी सिर्फ क्षार अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये बेसिक तरीका था। अब हम मेन प्रोसेस पे आते हैं जिसमें से पेपर में प्रश्न आता है सूचक क्या है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सूचक क्या है।
ऐसे रासायनिक पदार्थ या वे पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ या वे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार को गंध परिवर्तन या रंग परिवर्तन के आधार पर सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, वहां दिख रहा है, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार को गंध या रंग में परिवर्तन के आधार पर सूचित करते हैं, सूचक कहलाता है। मैंने क्या बोला? ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल व क्षार को, अम्ल या क्षार को गंध में या रंग में परिवर्तन के आधार पर सूचित करते हैं, मतलब अपना रंग बदल लेते हैं या अपने गंध बदल लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक। जैसे हम 3 सूचकों की बात करते हैं, ठीक है, 3 सूचक की बात कर लेते हैं, तो ठीक है, अम्लीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। यह रंग परिवर्तन के आधार पर सारणी, इसके रंग में परिवर्तन के आधार पर, रंग में परिवर्तन के आधार पर यह सारणी बन रही है जो अभी मैं बना रहा हूं। ठीक है, सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित, ऐसे पदार्थ जो किसी माध्यम में या किसी विलयन में, विलयन क्या होता है चलो मैं ये भी समझा देता हूं, विलयन आपको नहीं पता होगा, छोटा सा उदाहरण देता हूं, इधर ध्यान दीजिए। नमक को जल में घोल दिया, नमक को जल में घोल दिया, तो नमक को आपने जल में घोला तो आपने जल ज्यादा लिया होगा, नमक लिया होगा कम, यही है, नमक कम लेते हैं, जल ज्यादा लेते हैं। तो इन दोनों के जुड़ने से बनता है विलयन, मतलब नमक का जलीय विलयन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? नमक का जलीय विलयन। इसमें 2 चीजें होती है, विलय और विलायक, 2 नए शब्द। क्या? विलय और विलायक। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? जल है। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलय। और इन दोनों के जुड़ने से बनता है विलयन। तो किसी भी पदार्थ में, अर्थात विलय और विलायक से मिलकर क्या बनते हैं? विलयन। तो विलयन क्या होते हैं? विलय और विलायक के निर्माण से या परस्पर क्रिया से विलयन का निर्माण होता है। विलय और विलायक के मिलने से किसका निर्माण होता है? विलयन का। विलय और विलायक को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। मतलब विलय और विलायक के मिश्रण को क्या बोला जाता है? विलयन। विलय और विलायक के मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन। विलय किसी पदार्थ में या किसी विलयन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा सूक्ष्म होती है वो विलय, और विलायक किसी विलयन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक कहलाता है। जैसे नमक के जलीय विलयन में नमक कम है तो वो है विलय, जल ज्यादा है वो विलायक। तो विलयन क्या होगा? विलय और विलायक के मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन। विलय और विलायक के मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन। इतने सी काम है बस, सीधी सी याद रखें। विलयन क्या होता है? विलय और विलायक से मिलकर विलयन बनते हैं, विलय और विलायक से मिलकर विलयन बनते हैं। याद आता है? ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। आप हमेशा जो चीज है वो याद रखें, ठीक है। हम सूचक की बात कर रहे थे, सूचक को ढंग से समझें। सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार, अम्ल व क्षार को गंध में परिवर्तन या रंग में परिवर्तन के आधार पर सूचित करते हैं,
वो क्या कहलाते हैं? सूचक। मैं जो सारणी बना रहा हूं वो रंग में परिवर्तन के आधार पर है। किसके आधार पर है? रंग में परिवर्तन के आधार पर। यहां मैं पदार्थ लिख देता हूं या मैं सूचक लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? सूचक। पहला लिटमस पत्र। अभी देखो मैंने समझाया नहीं है लिटमस में, वो लिखा हुआ है, समझाऊंगा, पहले ये लिखो। लिटमस में हमने एक बात की थी, अम्लीय माध्यम मतलब अमल में नीले लिटमस पत्थर को अमल में लाल हो जाता है, मतलब लिटमस नीला क्या हो जाता है? लाल। तो अम्लीय माध्यम में ये लाल हो जाता है, क्षारीय माध्यम में ये नीला आ जाता है, जबकि उदासीन में बैंगनी रहता है। क्या रहता है विद्यार्थियों? बैंगनी। क्या रहता है? बैंगनी। याद रखना, लिटमस पत्थर अम्लीय माध्यम में लाल रंग प्रदर्शित करता है, क्षारीय माध्यम में नीला, उदासीन माध्यम में बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। क्या रंग प्रदर्शित करता है? बैंगनी। अब आएगा फिनोल, फिनोल्फेथिलीन। नाम थोड़ा सा अजीब है, फिनोल्फेथिलीन। क्या नाम है? फिनोल्फेथिलीन। फिनोल्फेथिलीन, 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 फिनोल्फेथिलीन। इसके अंदर सबसे पहले याद रखना, पीछे से स्टार्ट करेंगे। क्षारीय माध्यम में इसका कलर होता है गुलाबी। क्या होता है? गुलाबी। उदासीन में यह रंगहीन रहता है, मतलब कोई कलर प्रदर्शित नहीं करता, और अम्लीय माध्यम में भी यह रंगहीन ही रहता है, कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं करता। याद रखने का छोटा सा तरीका है गुरु या गुरुर। किधर? उधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? इधर गुरु या गुर। गुर लास्ट से स्टार्ट करना है। गुलाबी रंग, रू का मतलब रंगहीन, रंगहीन। बेसिक तरीका। तीसरा जो है और आखिरी हम इस सारणी में करेंगे वो होगा मेथिल ऑरेंज। क्या होगा? मेथिल ऑरेंज। नाम है भी पदार्थ का मेथिल ऑरेंज। इसका है पीनाला। याद रखना, पीला पीछे से, नारंगी और ला मैंने लाल। ये याद होना चाहिए, इसको याद करना, ये जरूरी है। ये पेपर में पूछे जाते हैं, वार्षिक में भी, अर्धवार्षिक में। प्रश्न ऐसे आता है, मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में किस रंग को प्रदर्शित करता है? तो अम्लीय माध्यम में जी लाल को। कैसे? मैंने याद रखा पीनाला। क्या याद रखा? पीनाला। पीछे से अम्लीय, क्षारीय लास्ट में, और बीच में उदासीन। अम्लीय, उदासीन और क्षारीय, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। तो अम्लीय में लाल, क्या? लाल। ऐसे प्रश्न हो सकता है, फिनोल्फेथिलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? तो उत्तर आएगा गुलाबी। क्या आएगा? गुलाबी। और बाकी दोनों माध्यम में ये क्या रहता है? रंगहीन। क्या रहता है? रंगहीन। कोई कलर प्रदर्शित नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ट्रिक है, गुरु और पीनाला उल्टी स्टार्ट होगी। ठीक है, ये रंग में परिवर्तन के आधार पर सूचक की सारणी थी। ठीक है, अभी सूचक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। देखो, ये तो देखो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं आपका कोई भी सहायता या किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। मैं ट्रिक बता सकता हूं आपको, मैंने समझा दी। गुरु याद रखें, फिनोल्फेथिलीन में, मेथिल ऑरेंज में पीनाला याद रखें, पीछे से स्टार्ट करें बस। पहले अम्लीय और बीच में उदासीन और लास्ट में क्षारीय। सूचक हो गया। सूचक भी आगे कई प्रकार के होते हैं। सूचक कई प्रकार के हैं, जैसे पहला हम पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित, बहुत नाम है संश्लेषित, मानव निर्मित, कृत्रिम। आप लिख लेना, संश्लेषित, मानव निर्मित और कृत्रिम सूचक। तीसरा बुक में दे रखा है जो इंपॉर्टेंट, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते। दिख रहा है क्या? अब तो दिख रहा है।
से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल, पहला हल्दी, दूसरा लिटमस पत्थर, तीसरा लाल पत्ता गोभी, चौथा पेटूनिया, चौथा पेटूनिया, हाइड्रेजिया, छटनियम, जेरानियम। जेरानियम ये जो है पेटूनिया, हाइड्रेजिया और जेरानियम और लाल पत्ता गोभी, इनके जो फूलों की पत्तियां है ना, इनका उपयोग किया जाता है रंग परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पर? रंग में परिवर्तन के आधार पर ये बताते हैं कि सूचक क्या है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक अम्लीय क्षारक या अम्ल क्षारक सूचक भी बोलते हैं। सुन लीजिए, प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस पत्थर, ये दो तो याद है। फिर लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, हाइड्रेजिया, फिर है जेरानियम। ये चार पौधे होते हैं, सॉरी फूल होते हैं। इन फूलों की पत्तियों से जो पार्ट प्राप्त होता है या फूलों की पत्तियां प्राप्त होती है, उनके रंग में परिवर्तन के आधार पर ये बताते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। हमें ये नहीं बताना कि कौन सा कलर कैसा आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना ही समझना है कि ये फूलों की पत्तियां होती हैं जो अपने रंग में परिवर्तन के आधार पर सूचित करती हैं कि वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है। इसलिए इन चारों को बोला जाता है प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक या सिंपल अम्ल क्षारक सूचक भी इन्हें कहते हैं। अम्ल क्षारक सूचक भी इन्हें ही कहते हैं। आगे चलते हैं संश्लेषी सूचक। तो सीधी सी बात है, वे सूचक, अब यहां तो जगह नहीं रही, इसको क्लियर कर देते। तो वे सूचक क्या विद्यार्थियों? वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं? संश्लेषी सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारी बुक में दो ही है, हमें वही याद करने हैं। पहला फिनोल, आधा ला भी आता है फैथिलीन। पहला क्या है? फिनोल फेथिलीन, फिनोल फेथिलीन। और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। क्या है? मेथिल ऑरेंज। प्रश्न डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जा चुका है, किन्हीं दो संश्लेषी सूचकों के नाम लिखें। तो फिनोफेथिलीन और मेथिल ऑरेंज, फिनोल भी बोलते हैं, फिनोल फेथिलीन या मेथिल ऑरेंज। और यह भी प्रश्न बोर्ड में आ चुका है कि किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम। तो इनमें से 6 में से 2, 6 नहीं 7 हो गया ना, ये 6 हो गए टोटल। हल्दी, लिटमस पत्थर, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, हाइड्रेजिया, जेरानियम और फूलों की पत्तियां। ठीक है ना, इनको याद करना है, ध्यान रखना भी। अब जो गंधीय सूचक, अभी नीचे जगह तो रही नहीं, मैं गंधीय सूचक को ऊपर लिखता हूं। पहले मैं इनको इरेज कर देता हूं फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज कर दो, इसको करके देख लो आराम से, बार बार रिपीट करो भाई, जितना करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए है। तीसरा जो पार्ट हम पढ़ रहे थे वो था गंधीय सूचक। क्या था? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो अपनी गंध में या वे पदार्थ जो अपने गंध में अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तन करते हैं,
वे सूचक जो अपनी गंध में या वे पदार्थ जो अपने गंध में अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो अपने में या ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। सुन लीजिए, ये जरूरी नहीं यही परिभाषा लिखो, आप ये भी लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने गंध में अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तन कर लेते हैं, या वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। हमारी बुक में दो ही दिए गए, हम दो ही याद करेंगे भी। पहला प्याज और दूसरा वेनिला। तो इसी के साथ हमारा ये सूचक पॉइंट कंप्लीट होता है। हमने सूचक कंप्लीट कर लिया, आपने वो पांचों डायग्राम देख लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। ये सूचक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं लिटमस की, जो हमने शुरुआत में छोड़ा था। लिटमस क्या है? लिटमस पत्थर या विलेन। देखो सीधी सी बात है, ये एक पेपर होता है लिटमस विलेन, बैंगनी रंग का रंजक होता है। रंजक वे पदार्थ जो रंग प्रदर्शित करते हैं रंजक कहलाते हैं, या वे पदार्थ जिनका एक प्रॉपर रंग होता है या परमानेंट कलर होता है, जो अपने रंग में परिवर्तन करते हैं, रंजक कहलाते हैं। लिटमस विलेन या लिटमस पत्थर बैंगनी रंग का रंजक होता है। विलेन पदार्थ द्रव होता है, उसको सुखा करके उससे ठोस अवस्था में बदला जाता है, अर्थात पेपर बनाया जाता है। तो लिटमस विलेन या पत्थर बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। आप देख पा रहे हैं लिटमस पत्र या विलेन क्या होते हैं। तो लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये इसका एक जाति है, या इसको बोलिए जब बड़ा सारा जगत है, ये 5 जगत आते हैं, उनमें से एक है थैलोफाइटा समूह है। थैलोफाइटा समूह का लिचेन पादप जो होता है, मतलब पौधा होता है, उससे ही क्या प्राप्त होता है? लिटमस का विलेन या लिटमस पत्थर बनते हैं, जिसका उपयोग हम सूचक के रूप में करते हैं, अर्थात अम्लीय व क्षारीय पदार्थों को पहचानने में कार्य करते हैं या उपयोग करते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हमने बेसिक चीज बात की है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, क्षारक क्या होता है, फिर हमने बात की सूचक क्या है। सूचकों में हमने पढ़ा कि प्राकृतिक सूचक, अम्लीय सूचक और गंधीय सूचक, और हमने रंग के परिवर्तन के आधार पर एक सारणी में तीनों पॉइंट पढ़े। फिर लिटमस पत्थर भी हमने पूर्ण कर लिया, लिटमस क्या है, पेपर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ओरिजिनल एसिड की, मतलब वाक्य में अम्ल क्या होता है। मैं इधर लिखता हूं थोड़ा, क्योंकि उधर थोड़ी जगह नहीं रहती, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अम्ल, ये वाक्य में एसिड क्या होता है भी? मैं कह दूं बाजार से जाकर आप एसिड खरीद के लाओ, इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, तो आप खरीद के लाते हैं, मैक्स कंपनी या किसी भी कंपनी का एसिड खरीद के लाते हैं, मतलब तेजाब खरीदते हैं, तेजाब अम्ल ही होता है। क्या आप उसे टेस्ट कर सकते हैं? करके देख लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप ऐसा करें, नहीं कर देंगे, तो आपको पता है कि उसका टेस्ट नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि हर पदार्थ को हम चख नहीं सकते, अर्थात उसका स्वाद नहीं ले सकते। तो एक आर्नियस नामक वैज्ञानिक आया था, बुक में कहीं नहीं है। आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था अम्ल व क्षार के बारे में, जो आपकी बुक में है। किस वैज्ञानिक ने? आर्नियस ने। आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर अम्ल क्षार को परिभाषित किया जा सकता है। पर हम अभी ये लिखते नहीं, हम सीधा लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर
H प्लस आयनों या H प्लस आयन का त्याग करते हैं। त्याग करना, मुक्त करना, छोड़ देना, निकाल देना, विघटित कर देना, मुक्त कर देना, ये सभी एक ही चीज है। अमल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। याद रखना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन त्यागते हैं, मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं या देते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आर्नियस के अनुसार है ये। किसके अनुसार? आर्नियस नामक वैज्ञानिक के आधार पर है। लिखना नहीं है ये नाम, बुक में नहीं है, बुक में नहीं है तो नहीं लिखना। आर्नियस, नियम लिख दिया मैंने, नियस है आर्नियस, लिखना नहीं नाम, सिर्फ समझ लो। अमल क्या होते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज में? अगर पेपर में प्रश्न आ जाए अमल क्या है तो क्या दोगे? ऐसे लिखोगे कि अमल स्वाद में खट्टे होते हैं? ना मुन्ना, ऐसा काम नहीं करना। लिखना क्या है वो ये कि अमल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर, क्योंकि ये जल में घुलते हैं। किस में घुलते हैं? जल में। जल शब्द नहीं आएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन त्यागते हैं, मुक्त करते हैं, देते हैं, उत्सर्जित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोसाइनिक अम्ल HCN, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड HCN, HNO3, HCl और H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल, और ये कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। ऐसी क्षार की परिभाषा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर, जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूं भाई नीचे। हाइड्रोनियम आयन का त्याग करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ध्यान रखना, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन का त्याग करते हैं वे अम्ल, उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3, HCN, CH3COOH। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन, OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन का त्याग करते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH की ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Al2OH की थ्राइस या होल ट्राइस, होल 2 या 2 होल 3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। भाई मुझे लगता दिख नहीं रहा है, मैं इनको ऊपर दिखता हूं, मैं नहीं दिखे हैं तो बता दो भी। पहले Mg वाला लिखते हैं, MgOH की ट्वाइस, AlOH की होल 3, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। दिख रहा है क्या NH4OH? नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा ना, यही नहीं दिख रहा। चलो भाई यहां लिख देते हैं, CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब तो दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और NH4OH
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे उदाहरण है, इनमें से 3 4 का याद रखना है, सारे नहीं रखने, ठीक है विद्यार्थियों, सारे नहीं, मुझे लगता है ये भी आपको नहीं दिख रहा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, Al, ये आ गया, नहीं आएगा, चलो AlOH की होल 3, ठीक है। तो ये है कुछ उदाहरण जो हमें याद रखने हैं। हमें ये बताना है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर, हमें क्या बताना है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन का त्याग करते हैं, क्या करते हैं, H प्लस आयन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HCN और CH3COOH। ऐसे हमने कहा क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन का त्याग करते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH और उसके बाद बोला CaOH की ट्वाइस, फिर MgOH की होल ट्वाइस, मतलब पैर में 2, NH4OH पढ़ा और AlOH की थ्राइस, ये सभी हमने पढ़ दिए, ठीक है विद्यार्थियों, इतना हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसी के आगे पॉइंट्स की। ये तो एग्जांपल है, इनको 2 2 3 3 याद रखना है, सारे नहीं, परिभाषा याद रखो। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन त्याग अम्ल कहलाते हैं। क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन त्यागते हैं, क्षार कहलाते हैं। H प्लस को हाइड्रोजन आयन, OH माइनस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब बात करते हैं अम्ल, आगे कई प्रकार का होता है, जैसे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, क्षार भी आगे कई प्रकार की होती है, जैसे प्रबल क्षार और फिर आता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन त्यागते हैं। वे पदार्थ जो, ऐसा नहीं बोल सकते वे पदार्थ नहीं, अब हमें पता ही अम्ल है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन मुक्त करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दिमाग में बिठा लीजिए, वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन त्यागते हैं वो प्रबल अम्ल, और वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर कम मात्रा में, किसमें, कम मात्रा में H प्लस आयन त्यागते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन त्यागते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर कम मात्रा में H प्लस आयन त्यागते हैं। प्रबल मतलब मजबूत, दुर्बल मतलब कमजोर। ऐसे ही क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस हाइड्रोनियम आयन त्यागते हैं, वे प्रबल क्षार, और वे क्षार जो जलीय विलयन में घुलकर कम मात्रा में OH माइनस आयन त्यागते हैं वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इतनी सी तो चीज है, और क्या। मैं उदाहरण लिख देता हूं जो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। प्रबल अम्ल के लिए HCl और H2SO4, दो ही, ज्यादा नहीं। दुर्बल के लिए CH3COOH या HCl, हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। प्रबल क्षार NaOH और KOH। दुर्बल क्षार में MgOH की ट्वाइस या MgOH की होल 2 या CaOH की ट्वाइस, CaOH की होल 2, या एक और याद रख लीजिए AlOH की होल ट्राइस, मतलब होल 3, ठीक है। वो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल के उदाहरण है। एसिटिक अम्ल और हाइड्रोसाइनिक अम्ल दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के उदाहरण है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार के उदाहरण है। ये भी याद रख लो, एक बार पूछ लेता भाई, एक ये भी रख लो, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल का उदाहरण है। NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार का उदाहरण है। तो आज हमने बेसिक ही चीज की है, थोड़ी थोड़ी हमने अम्ल क्या है पहले ये पढ़ा, क्षार के बेसिक परिभाषा पढ़ ली,
फिर हमने पढ़ा क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, क्षार किसे बोलते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। क्षार जल में घुलनशील होते हैं, क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। क्षार क्षारक कहलाते हैं सॉरी, प्रत्येक क्षारक को क्षार कह सकते हैं, परंतु प्रत्येक क्षार को क्षारक नहीं कहा जा सकता। फिर हमने बात की अम्ल और क्षार की ओरिजिनल परिभाषाओं की। उससे पहले सूचक 3 प्रकार के सारणी में, फिर 3 अलग अलग प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय है। उसके बाद लिटमस पत्र या विलयन क्या है, फिर अम्ल की ओरिजिनल परिभाषा, क्षार की ओरिजिनल परिभाषा, फिर प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, चारों की परिभाषा आज हमने यहां तक कर लिया। बाकी का जो है वो हम कल करेंगे, परंतु एक बार रुक जाएं, इस वीडियो को लाइक करना है, याद रखना लाइक करना है और कमेंट जरूर करने हैं और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।